हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। हम अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये हम थोड़ा सा हैंड रिटन भी देखेंगे और कुछ थोड़ा सा टाइप्ड फॉर्म में भी देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं एंड देन हम वो वाला पार्ट देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है टाइम बहुत कम बचा है, कैसे होगा क्या होगा। पहली बात तो अगर हम घबराने लगेंगे और हम एंशियस फील करेंगे तो अपने आप ही जो हमारा आउटपुट बहुत इंक्रीज हो सकता है पढ़ाई का, वो कम हो जाएगा। काम होकर पढ़ाई कीजिए, इतना भी कम टाइम नहीं बचा है। ऐसे तो फिर एग्जाम डे भी आ जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखकर आराम से पढ़ाई कीजिए। इतना नहीं है कि सारी चीजें मैनेज नहीं हो सकती, इन 20 दिनों में सब कुछ मैनेज हो सकता है। सिर्फ पेशेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है। देखिए, तो ये अगस्त के करंट अफेयर्स पहले हम देखेंगे दिल्ली में क्या हुआ। सबसे पहले दिल्ली में 8वें नेशनल अनुभव अवार्ड जो है 15 लोगों को इसके अंतर्गत फैसिलिटेट किया गया और ये लिखा है रिटायर्स। ये 8वीं बार दिया गया। इसमें क्या होता है, जो रिटायरीज होते हैं उनको दिया जाता है। अनुभव से समझ में आ रहा है, दिल्ली में आयोजित हुआ। उसके बाद पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो कि अपने आप में पहला था, ये दिल्ली में हुआ। सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी, ठीक है। उसके बाद यूएचएम जहां पर भी लिखा हो तो वो यूनियन होम मिनिस्टर समझ जाएगा, और जो यूनियन होम मिनिस्टर है यही हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, 2 दिन का ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। 100 साल हो गए हैं वल्लभ भाई ये सॉरी विट्ठल भाई पटेल ने 1925 में, जो उस समय पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके वहां पर स्पीकर बने थे। उसको 100 साल कंप्लीट होने में ये ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दिल्ली में आयोजित की गई। फिर हम चलेंगे असम। असम में क्या हुआ, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं इन्होंने एड्रेस किया था बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन। किसके, फॉर्मर जो सीएम है असम के, गोलब बोरबोरा। तो ये बर्थ सेंटेनरी मतलब 100 वर्ष हो गए उनको, असम के गोलब बोरबोरा को, उससे संबंधित यहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेशन अटेंड किए। दूसरा क्या हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 2 असम में लॉन्च किए गए। एक है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ICRER, ठीक है। दूसरा है NDEM लाइफ, ठीक है। और एक और है, ये है असम फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस। तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, NDEM लाइफ होगी और असम फ्लड जोनेशन, जोनिंग की गई है मतलब हजार्ड के हिसाब से। और यहाँ पर एक कंट्रोल इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं असम में, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, एक श्रम सीमा स्कीम लॉन्च की गई है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रम सीमा स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है, वेस्ट बंगाल में। ये आता है हमारा तेलंगाना। यहाँ पर एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और जो लेबोरेटरी है, इसमें क्या हुआ है, ये बनाई गई है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में, इसको स्थापित किया गया है एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, ये कहाँ है, ये है हैदराबाद में। और यहाँ पर ही जो एक बायोटेक्नोलॉजी का है, वहीं पर एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक लेबोरेटरी स्थापित की गई है। फिर हम आते हैं केरला में। केरला में यूनियन होम मिनिस्टर ने मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव 2025 को अटेंड किया। ये याद रख लेना, कोची में। आगे बढ़ते हैं, गुजरात चलेंगे। गुजरात में 2 चीजें हुई यहाँ पर। जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर की 2-4 न्यूज है, ध्यान रखना। इन्होंने जल रक्षक प्रोजेक्ट जो है अंडर डायल 112, इसके अंतर्गत अहमदाबाद में आयोजित, मतलब उसको इनॉग्रेट किया। सॉरी, जल रक्षक नहीं है, जन रक्षक है, जनता वाला, ठीक है। डायल पहले अलग अलग नंबर्स होते थे, उसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद क्या हो गया, एक ही नंबर हो गया, 112 इमरजेंसी नंबर, ठीक है। तो ये जन रक्षक प्रोजेक्ट इन्होंने अहमदाबाद से शुरू किया, अहमदाबाद में इन्होंने इनॉग्रेट किया। और गुजरात के केवड़िया में क्या हुआ, वाइस चांसलर जो है, वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। वाइस चांसलर्स की कहां पर हुई, केवड़िया, गुजरात में। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने, ये भी हमारा गुजरात का ही है, अहमदाबाद में मोदी जी गए और उन्होंने ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव हंसलपुर, अहमदाबाद, गुजरात में इनॉग्रेट किया, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली सुजुकी मोटर प्लांट है, वहीं पर मोदी जी ने अटेंड किया। और वहां पर तो ये वहां पर उन्होंने क्या किया, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि कुछ
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा होगा, तो एक इन्होंने ई विटारा, ई विटारा, ठीक है, ई हमारा इलेक्ट्रिक हो गया। ई विटारा जो कि जो ये सुजुकी कंपनी है जापान की, जो पहले मारुति और सुजुकी का एक साथ वो था, तो मारुति सुजुकी बोलते थे, ठीक है। अब फिर उसके बाद उनका जो कोलैबोरेशन था वो खत्म हो गया। फिलहाल सुजुकी का पहला भारत में मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वो है उसको इनॉग्रेट किया, ई विटारा, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लिथियम आयन बैटरी के कुछ प्लांट्स को भी इनॉग्रेट किया था यहाँ पर। तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स इनॉग्रेट किए कहाँ हैं बेसिकली? हंसलपुर में। हंसलपुर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऊपर चलेंगे, यहाँ पर ये पड़ता है हमारा पंजाब। एंटी ड्रोन सिस्टम बाज आंख स्टार्ट किया गया। ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, उसको रोकने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम, क्या नाम है? बाज आंख, ठीक है। फिर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, ऑपरेशन महादेव कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। ये बेसिकली आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलकर था। अब इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स दिल्ली में आयोजित हुए। पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी और ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, ये तीनों हुई। असम में एड्रेस किया सीएम जो गोलोक बोरबोरे हैं, इनकी सभी जयंती को सेलिब्रेट करने में को एड्रेस करने गए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, एनडीएम है, और फ्लड जोनेशन की एटलस है। उसके बाद श्रम सीमा, माइग्रेंट वर्कर्स की, हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में जो NIAB जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक लैब लेबोरेटरी स्थापित की गई। मनोरमा कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? यहाँ हुआ कोची में। उसके बाद ये हमारे गुजरात के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना। एक तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स हंसलपुर, अहमदाबाद, गुजरात। फिर जल रक्षक भी अहमदाबाद में किए। केवड़िया में क्या हुआ? वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजित हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। बाज आंख क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग से संबंधित पंजाब में। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर। फिर से एक बार हम इंडिया का मैप देखेंगे। इस बार इंडिया दिल्ली में 2 चीजें फिर से देखेंगे। पहला, तीसरा मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल कहाँ हुआ? मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल दिल्ली में हुआ। दूसरी चीज क्या हुई? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, एजिंग इन इंडिया, इमर्जिंग रियलिटीज, इवॉल्विंग रिस्पॉन्सेस। तो एजिंग इन इंडिया से संबंधित जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल भी यहीं पर हुआ। उसके बाद बिहार में क्या हुआ? जो यूनियन होम मिनिस्टर है ये और बिहार के सीएम ने मिलकर मां जानकी मंदिर का फाउंडेशन स्टोन ले किया। ये क्या है? पुनौरा धाम। पुनौरा धाम कहाँ पड़ता है? मतलब बिहार में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद सिक्किम पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने इंट्रोड्यूस किया गया, क्या किया है? फॉर्मल सबैटिकल लीव फॉर गवर्नमेंट स्टाफ, ठीक है। फॉर्मल सबैटिकल लीव फॉर गवर्नमेंट स्टाफ के लिए करने वाला सिक्किम पहला बन गया है। उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा ये है, ये पड़ता है मणिपुर। मणिपुर के जो वो हैं, तो मणिपुर के जो गवर्नर हैं, मतलब अजय कुमार भल्ला इनका नाम है। इनको क्या हुआ? इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। नागालैंड का एडिशनल चार्ज क्यों दिया गया है? क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर रहे हैं ला गणेशन, इनका निधन हो गया और फिर एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया है? उनके पड़ोसी मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को, ठीक है। तो निधन किसका हुआ है? नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन का, ठीक है। और मणिपुर के जो कौन थे? गवर्नर अजय कुमार भल्ला। इनको एडिशनल चार्ज अब नागालैंड का दे दिया गया। नागालैंड का भी चार्ज किसको दे दिया गया है? अजय कुमार भल्ला, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में क्या हुआ? बेराबी साइरंग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई है यहाँ पर इंडियन रेलवेज के द्वारा। लगभग 51.38 किलोमीटर, 51.38 किलोमीटर की है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है क्योंकि सभी राज्यों तक अभी हम इंडियन रेलवेज को पहुंचा नहीं पाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो हमारा रिसेंटली कहाँ पर पहुंचा है? रिसेंटली ये मिजोरम में हो गया। इसके अलावा कहाँ कहाँ तक ये इंडियन रेलवेज पहुंच चुका है? नॉर्थ ईस्ट में
तो हम देखेंगे कि गुवाहाटी यानी कि असम वाला, असम जो राज्य है, ये जो हमारा असम है, असम असम में 1984 में हमारी रेलवे लाइन पहुंच गई थी, ठीक है। उसके बाद 2014 में रेलवे लाइन हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेगी। उसके बाद त्रिपुरा यानी कि अगरतला में हम देखेंगे 2016 में पहुंच गई। 2025 में मिजोरम में पहुंच गई, तो मतलब ये चौथा बन गया है। और आगे आने वाले समय में कब होगा, मणिपुर में क्या होगा, 2026 तक पहुंचेगी मणिपुर में। और उसके बाद 2030 तक पहुंचेगी मेघालय, नागालैंड और हमारा सिक्किम, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, असम में 1984 में। उसके बाद त्रिपुरा, सॉरी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 2014, फिर त्रिपुरा 2016 और 2025 में आता है हमारा मिजोरम। 26 में होगा मणिपुर और उसके बाद 30 में कौन कौन सी जगहें होंगी, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड जो बचा हुआ है। फिर आता है जबलपुर। जबलपुर में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स हुई, ठीक है। तो जबलपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, जबलपुर में क्या हुआ, क्रिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्रिटिकल सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स में जबलपुर में कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद एमओयू किसके बीच में हुआ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बीच में। इंडिया का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स कहाँ बनेगा, तेलंगाना में। कहाँ बनेगा, एआईएफएफ और तेलंगाना ने मिलकर कहा कि फीफा टैलेंट अकेडमी लड़कियों के लिए कहाँ बनाएंगे हम, तेलंगाना। फिर मद्रास में क्या हुआ, आईआईटी मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल लॉन्च किया गया है। अग्निशोध रिसर्च सेल कहाँ लॉन्च किया गया है, आईआईटी मद्रास में। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चलो पहले केरला देख लेते हैं, ये वाली केरला की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, पैम भी जिसको कहते हैं, इसके कारण जो छोटे बच्चे हैं उनका निधन हो रहा है। क्यों उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ठीक है। ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये, इसका नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। किसके कारण होता है, नाइगलेरिया फाउलेरी, ठीक है। नाइगलेरिया फाउलेरी ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है और इसके केसेस सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं, अभी देखने को मिले हैं, ये आए हैं केरला में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली अमीबा इन्फेक्शंस के कारण ये हो रहा है। और ये कितने उम्र के बच्चों को अफेक्ट करता है, देखो तो ये जो है किसी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट्स और बच्चों सबको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। 3 महीने के बच्चे से लेकर 52 साल की महिला तक का इसमें निधन हो चुका है अगस्त में। तो ये सबको ही अफेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इंडिया का एआई पावर्ड आंगनवाड़ी वधान, ये है वधामना विलेज, ठीक है, नागपुर में एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ बनेगी, वधामना विलेज, जो कि हमारा नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, दूसरी भी नागपुर की है विलेज की, सतनावरी। सतनावरी ये इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनेगा, नागपुर में ही है ये भी। तो जो हमने वधारमा विलेज देखा, ये वधारमा क्या था, एआई पावर्ड था। वधारमा क्या था, एआई पावर्ड आंगनवाड़ी थी। और सतनावरी क्या था, सा से सतनावरी, और ये स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है, दोनों नागपुर के हैं, याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे गुजरात में क्या हुआ, इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है पोर्ट सेक्टर में बनाया जाएगा, कांडला में, जो कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद ये हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की 2 न्यूज हैं। एक है सवालकोट हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो है 2185 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जो कि चेनाब पर काफी टाइम से प्रपोज्ड है और ये पड़ता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रामबन। और इस ये काफी टाइम से प्रपोज है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा था इंडस वाटर ट्रीटी के कारण, पाकिस्तान जो है वो टांग अड़ा रहा था इसलिए, लेकिन अभी उसको सस्पेंड कर हो चुकी है वो, इसलिए फिर से न्यूज में आ गया है। ये पहली बार कंसेप्चुअलाइज हुआ था 1980s में, और ये बनने के बाद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, क्या हुआ दिल्ली में, 3रा मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल और एजिंग से संबंधित कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बिहार में क्या हुआ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके साथ बिहार के सीएम ने मां जानकी मंदिर पुनौरा धाम में फाउंडेशन ले किया। पहला फॉर्मल सबैटिकल लीव कहाँ दी जा रही है, सिक्किम में। अजय भल्ला जो कि मणिपुर के थे, अब एडिशनल चार्ज नागालैंड का मिल गया है, ला गणेशन जो कि नागालैंड के थे उनके निधन के बाद।
मिजोरम जो है बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन डल रही है इसमें इंडियन रेलवे के द्वारा 51.38 किलोमीटर की। जबलपुर में क्रिटिकल मिनरल से संबंधित कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना ने कहा है हम एआईएफएफ के साथ मिलकर तेलंगाना की जो सरकार है वो टैलेंट अकेडमी बनाएगी, फीफा टैलेंट अकेडमी लड़कियों के लिए। आईआईटी मद्रास में क्या होगा, अग्निशोध रिसर्च सेल। आईआईटी मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल। और ये क्या नाम है इसका, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस पैम नाइगेलेरिया फाउलेरी के द्वारा हो रहा है, ब्रेन ईटिंग अमीबिया कहते हैं इसको। पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ है, वधर्मा विलेज नागपुर में। सपनावरी नागपुर में स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। उसके बाद ग्रीन पोर्ट कौन सा बन रहा है, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का पोर्ट कहां पर लग रहा है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत कांडला में। ये पहला मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा। उसके बाद सवालकोट हाइड्रोजन प्लांट जम्मू कश्मीर में, रामबन डिस्ट्रिक्ट चेनाब पे 2185 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा। ये 1980 से सबसे पहले आया था, बनने के बाद अब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यूरोप चलते हैं। यूरोप में लिथुआनिया की नई पीएम बनी है, इंगा। क्या नाम है, लिथुआनिया की इंगा रुगीनी। तो इंगा याद रख लो। लिथुआनिया की कौन है, लिथुआनिया की इंगा। लिथुआनिया इंगा, दो बार बोल लो याद हो जाएगा। यूक्रेन की यूलिया। यूक्रेन की कौन है, यूलिया। ये 19वीं पीएम बने, अब ये 19वें पीएम बने हैं यूक्रेन की यूलिया और लिथुआनिया की इंगा। उसके बाद सिंगापुर में क्या हुआ, आईएनएस संधायक। ये जो है ये पहला इंडिजिनसली बिल्ड सर्वे वेसल है जो यहाँ पर पहुंचा। सिंगापुर में संधायक, संध्या को सिंगापुर में पहुंचे। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका के त्रिनकोमल्ली में क्या हुआ, 6 दिन का इंडियन सिनेमा फेस्टिवल। क्या हुआ, त्रिनकोमल्ली में 6 दिन का इंडियन सिनेमा फेस्टिवल 18 से 23 अगस्त तक। केनिया को डब्ल्यूएचओ ने फ्री किससे घोषित कर दिया है, ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। अब केनिया इससे मुक्त हो गया है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमियासिस से क्या मुक्त हो गया है, केनिया। फिर हम चलेंगे 15 अगस्त को क्या होती है, अलास्का समिट होती है। किसके बीच में होगी, ये होगी प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के बीच में। हुई कहां पर, जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, तारीख भी इंपॉर्टेंट है। एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन एंकोरेज, जो कि जगह कहां है, अलास्का में, ठीक है। ये पहली इन पर्सन मीटिंग थी यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। जून 2021 में हुई थी जेनेवा में दोनों लोगों के बीच में मीटिंग, लेकिन उस समय पर यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन थे, ठीक है। इसका स्लोगन था परस्यूइंग पीस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको खत्म करने का प्रयास करना था, लेकिन इसमें कुछ भी कंक्लूसिव ऐसा रिजल्ट नहीं आ सका, ठीक है। देन रिवाइज कर लेते हैं। लिथुआनिया की कौन है, लिथुआनिया में इंगा, यूक्रेन की यूलिया, सिंगापुर में संध्या को सिंगापुर पहुंचे, श्रीलंका में त्रिनकोमल्ली, ठीक है, इंडियन सिनेमा का फेस्टिवल। केनिया में ट्रिप्नोसोमियासिस, इसको मुक्त हो गया है। और ये अलास्का की कहां समिट हुई है, एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन एंकोरेज अलास्का। दोनों लोगों के देश के पता ही है आपको, बाकी सारी चीजें पता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी मोदी जी की, पहली बात तो ये 79th इंडिपेंडेंस डे था और ये मोदी जी की लॉन्गेस्ट स्पीच थी, किसी भी इंडियन पीएम की लॉन्गेस्ट स्पीच थी, 103 मिनट की। इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंस हुई थी, उनको देखेंगे। एक हुआ था पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके अंतर्गत ये 1 लाख करोड़ की स्कीम है। कितने की है, 1 लाख करोड़ की। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 15,000 रुपए देगी यूथ को, जब वो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार लगेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में लग गया तो उनको हर महीने मिलते रहेंगे, पहली बार जब ज्वाइन करेंगे फ्रेशर्स तब दिया जाएगा। तो 7500 और 7500 कर दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली 2 भाग हैं। एक है पार्ट ए, जिसमें इंसेंटिव दिया जाएगा जो पहली बार लग रहे हैं नौकरी करने में, और दूसरा वो है जिसमें एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा कि अब एम्प्लॉयर्स जो है उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत है। इसमें क्या होगा, अप टू 3,000 दिया जाएगा एम्प्लॉयर्स को, यानी कि जो नौकरी देने वाला है, जब वो नया एम्प्लॉय अपने अंदर अपनी कंपनी में अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है। तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। एक सुदर्शन चक्र मिशन की बात हुई है, ये है एक डिफेंस इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बिल्ड करेगा पावरफुल वेपन सिस्टम, और ये सारी जगह है जो भी पब्लिक प्लेसेस है नेशन वाइड सिक्योरिटी के तहत सारी पब्लिक प्लेसेस को कवर कर लेगा 2035 तक, ठीक है। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा कौन से स्लैब हो गया है, क्या हो गया है। 10 फोल्ड राइज जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी में हमें करनी है 2047 तक, ठीक है।
टारगेट क्या है 100 गीगावाट का बाय 2047। वर्तमान में हम कितने हैं अभी 8.18 गीगावाट पर हैं। इसी के लिए एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो चार चीजें थी बेसिकली क्या क्या है, एक तो 103 मिनट की स्पीच थी, उसके बाद विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ की है, 1,000 करोड़ की नहीं है। ठीक है, 15,000 देंगे, 75-75 सौ कर और बाकी 3,000 दूसरे में एम्प्लॉयर्स को देंगे। सुदर्शन चक्र 2035 तक का इसका उद्देश्य है शील्ड करने का। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स देख लिए हैं हमने, और फिर 10 फोल्ड जो राइज है न्यूक्लियर एनर्जी में 2047 तक 8.18 गीगावाट पर अभी है, 2047 तक 100 गीगावाट पर जाएंगे। इंडिया ने एमओयू किसके साथ ज्वाइन किया, साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और इसके साथ साइन कर ग्लोबल हंगर को टैकल करेंगे। कुछ ये अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, अनीश दयाल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं, अनीश दयाल। ठीक है, तो डेप्यूटी एनएसए कौन बना है, अनीश दयाल। राजीव रंजन जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर। ठीक है, तो चीफ रिस्क की बात हो रही है तो रिस्क में राजीव रंजन आ रहे हैं। दिनेश पटनायक हाई कमिश्नर टू कनाडा। देखो कनाडा के साथ बीच में थोड़े से जस्टिन ट्रूडो के समय संबंध खराब हुए थे, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे वो, तो दिन जो है अब वो वाले पट गए हैं, तभी हमने अपने यहाँ का वहां पर हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो हाई कमिश्नर टू कनाडा क्यों हुए हैं, क्योंकि दिन अब जो है पट गए हैं या बदल गए हैं सॉर्ट ऑफ, तो दिनेश पटनायक। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी यूपी के कौन है, शशि प्रकाश गोयल। क्या नाम है इनका, शशि प्रकाश गोयल। इन्होंने मनोज कुमार सिंह को रिप्लेस किया है, तो शशि जो है, शशि प्रकाश ये चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के राधा चौहान, एस राधा चौहान जो है ये चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह किसके बने हैं, वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। पुष्पेंद्र सिंह क्या बने हैं, आर्मी स्टाफ के। तो पुष्प यहाँ पर सॉफ्टनेस की बात हो रही है, लेकिन आर्मी हमारी बहुत कठोर होती है, तभी वो लड़ पाती है बॉर्डर में। तो पुष्पेंद्र आर्मी स्टाफ के चीफ, थोड़ा सा ऐसे करके लर्न कर लेना, वरना इतने नाम है सब में कंफ्यूज हो जाओगे। नेवल स्टाफ की बात होगी तो संजय वात्स्यायन, नेवल स्टाफ में वाइस चीफ कौन बना है, संजय वात्स्यायन। उसके बाद आर दोराईस्वामी जो है एलआईसी के सीईओ और एमडी बने। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जहां पर लाइफ होगी तो वहां पर दो राय नहीं होता है, लाइफ में एक ही बार मिलती है, इसलिए दो राय। ठीक है, संसद टीवी के कौन बने हैं, उत्पल, उत्पल के सिंह जो है, कुमार सिंह, ये संसद टीवी के सीईओ बने, उत्पल संसद के बन गए हैं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये बने हैं ए राज राजन। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने हैं, ए राज राजन, ए राज राजन। ठीक है, उसके बाद खालिद जमील क्या बने हैं, ये बने हेड कोच बने हैं सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के। ठीक है, सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के खालिद जमील बने हैं। फिर प्रोफेसर मिशेल दवगर्ती जो है ये पहली महिला अपॉइंट हुई है रॉयल एस्ट्रोनॉमर ऑफ यूके। ठीक है, तो मिशेल जो है ये रॉयल एस्ट्रोनॉमर ऑफ यूके में पहली महिला अपॉइंट हुई है। एसबीआई जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बन गया है। एसबीआई सबसे बड़ा है हमारे यहाँ, तो याद रख लेना। सासाकावा अवार्ड जो कि यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा दिया जाता है, इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है, जिसमें से एक भारतीय है आईएमडी के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, तो सासाकावा अवार्ड जो है ये आईएमडी के किसको मिला है, मृत्युंजय को, और दूसरा मिला है हरकुंती रहायू को। ये जो है ये हराकुंती जो है ये इंडोनेशिया डिजास्टर स्पेशलिस्ट एसोसिएशन में काम करते हैं, यानी कि इंडोनेशिया के। ठीक है, तो मृत्यु और मृत्यु के सामने किसी को भी हार माननी पड़ती है। ठीक है, तो हार कुंती नाम है, हर से याद रख लेना। मृत्यु इनका आधा, इनका है हर। अब ऐसे तो देंगे नहीं कि एच रहायु तो देंगे नहीं, तो मृत्युंजय में मृत्यु लिखा होगा और हर में इधर होगा तो टिक हो जाएगा। तो इन दोनों लोगों को मिला है सासाकावा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मिला है। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क सोसाइटी फॉर सिविल सोसाइटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जीएनडीआर, इसको मिला है। ठीक है, उसके बाद जीपी बिरला मेमोरियल प्राइज 2025 का जो है ये मिला है वी नारायणन को। किसको मिला है, इसरो के नारायणन को।
फिर दीपिका कुमारी को मिला है पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स अवार्ड। इंडियन वुमेन्स हॉकी फॉरवर्ड में, मतलब हॉकी फॉरवर्ड पोजीशन में खेलती हैं ये। क्या मिला है इनको? पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स। ठीक है। मिस यूनिवर्स जो है, इनका नाम लर्न करना इजी है क्योंकि इनके नाम में ही आता है विश्व। विश्वकर्मा इनका सरनेम है, मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की है। तो विश्वकर्मा इनके नाम में आता है, वही जीत गई है मिस यूनिवर्स। दूसरी है तान्या शर्मा उत्तर प्रदेश की, जो पहला होता है वही अब रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को मिस यूनिवर्स कंपटीशन में, जो कि मेरे ख्याल से नवंबर तक होगा थाईलैंड में। ठीक है। उसके बाद भारत एनसीएक्स 2025, ये जो है ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, 21 जुलाई से 1 अगस्त तक हुई। इसकी थीम थी एनहांसिंग ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। अब एक बार हम ऊपर से रिवाइज करेंगे। देखो क्या हुआ, इंडिया ने एमओयू किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ग्लोबल हंगर को टैकल करने के। अनीश दयाल सिंह डेप्यूटी एनएसए बने। क्या बने? अनीश दयाल, दया आ गई तभी इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ताकि ये सिक्योरिटी को बनाए रखे। राजीव रंजन रिस्क ऑफिसर है न्यू एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। दिन किसके पटे हैं? तभी हाई कमिश्नर कनाडा में आ गए हैं। शशि प्रकाश जो है चीफ सेक्रेटरी यूपी के। एस राधा चौहान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नितिन गुप्ता नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। पुष्प किससे संबंधित थे? आर्मी स्टाफ। संजय वात्स्यायन नेवल स्टाफ से। दो राय किसमें नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस में दो राय नहीं है। उत्पल संसद टीवी। ठीक है। ए राजराजन जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। खालिद जमील जो है ये हेड कोच सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के बने हैं। मिशेल दौगर्ती फीमेल वुमेन पे किसकी बनी है, अपॉइंट हुई है? पहली महिला रॉयल एस्ट्रोनॉमर ऑफ यूके में। उसके बाद एसबीआई जो है ये क्या बन गया है? बेस्ट कंज्यूमर बैंक। सासाकावा अवार्ड जो है यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा दिया जाता है। मृत्युंजय हर, ये मृत्युंजय आईएमडी में है और ये इंडोनेशियन डिजास्टर स्पेशलिस्ट एसोसिएशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर रिडक्शन। उसके बाद नारायणन जो इसरो के हैं, ये जीपी बिरला मेमोरियल मिला है। दीपिका कुमारी को पॉलीग्रास मैजिकल स्किल्स अवार्ड मिला है। यूनिवर्स में विश्वकर्मा आ जाएंगी और तान्या जो है ये सेकेंड है उत्तर प्रदेश की। भारत एनसीएक्स 2025 किसको मिला है? नेशनल, ये बेसिकली एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। थीम है एनहांसिंग ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम जो है ये क्वालिफाई किसके लिए कर गई है? एएफसी विमेन्स एशियन कप 2026 के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में, और इसमें जो क्वालिफाई किया है इन्होंने हराया किसको है? थाईलैंड को। तो महिलाओं की जो फुटबॉल टीम है ये क्वालिफाई कर गई है एएफसी विमेन्स एशियन कप 2026, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। किसको हरा के गई है? थाईलैंड को। ठीक है। और ये जो क्वालिफायर था ये हुआ भी थाईलैंड में था और थाईलैंड को ही इन्होंने पराजित कर दिया महिलाओं ने। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। लेजेंड्स की चैंपियनशिप है, तो ये बेसिकली जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों ने इसमें गेम पार्टिसिपेट किया था। 18 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुई। ब्रिटेन के 4 शहरों में हुई थी, लिसेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, नॉर्थहैम्पटन। तो रिटायर्ड ही इसको बुला कौन रहा है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में बुलाया गया और वहां पर ये खिलाया गया। 6 टीम थी। इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफी हाई थी, तो कुछ एक दो मैचेस कैंसिल हो गए थे। जीता कौन? चैंपियंस ऑफ लेजेंड की जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, साउथ अफ्रीका जीता और फिर पाकिस्तान इसमें सेकेंड आया। ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जीता कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब ऐसे थोड़ा सा मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं इसलिए इसको याद कैसे कर सकते हो। अब लेजेंड्स की चैंपियनशिप थी रिटायर्ड लोगों की, तो हम अपने यहाँ गांधी जी को थोड़ा सा याद रखें। गांधी जी ने क्या किया था? ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे, तो ये ब्रिटेन में हुई थी। फिर गांधी जी रहे कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी के जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन पार्टीशन हो जाता है, तो लास्ट में ये पाकिस्तान चैंपियंस। तो ये गांधी जी को बीच में रखकर जब हम लेजेंड्स की बात करेंगे, लेजेंड्स की चैंपियनशिप की, हम तीनों चीजों को रिलेट कर लेंगे। ब्रिटेन में हुई, साउथ अफ्रीका जीता और पाकिस्तान सेकेंड आया। ठीक है। फिर हॉकी आता है। हॉकी का जो 12वां हमारा हॉकी मेंस एशिया कप था, ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला। तो इसको मैंने सितंबर में करंट अफेयर्स में करवाकर यहीं पर कवर कर लिया है। राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार में ये हुआ। पहली बार बिहार ने इसको होस्ट किया था। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसका जो मैस्कॉट है उसको अनवील किया था। ये जो चंद है ये मेजर ध्यानचंद से लिया गया है। ठीक है। उससे भी इंस्पायर्ड है और ये टाइगर के करेज से भी इंस्पायर्ड है। तो अगर दोनों चीजें आते हैं तो दोनों चीजें सही होंगी। इसमें भारत जो है वो जीता है, चौथा टाइटल भारत को मिला है और ये भारत की 9वीं बार भारत फाइनल में पहुंचा था।
जो यहाँ पर टीम क्वालिफाई कर जाती है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपना दावेदारी जो है वो इंश्योर कर लेती है। तो कुल मिलाकर अब भारत जो ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2026 में कहाँ होगा, नीदरलैंड्स और बेल्जियम इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये भारत चौथी बार जीता है, नवा अपीयरेंस फाइनल में था। ठीक है, लास्ट बार भारत जीता है 2017 में। फाइनली ये इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ था। भारत ने डिफीट किसको किया है, साउथ कोरिया को। सेकंड नंबर पर साउथ कोरिया लिखा है, इसका मतलब साउथ कोरिया को ही डिफीट किया होगा। 4-1 से डिफीट किया था। तीसरे नंबर पर था मलेशिया। ठीक है, तो भारत, साउथ कोरिया और मलेशिया ये तीनों की टॉप रैंकिंग याद रख लेना। बिहार में हुआ था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना है स्पोर्ट्स की, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना भी ज्यादा होगी। फिर क्या होता है, जैसे ये वाला भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में रियाद, सऊदी अरेबिया में। अब चेस की बात आती है तो विदेशियों में अगर हम देखें टॉपर्स हमेशा किसका नाम पढ़ते हैं, मैग्नस कार्लसन। तो ई स्पोर्ट्स वाला जो चेस था यही जीते हैं। लिक्विड इनकी टीम का नाम था। क्या नाम था, टीम लिक्विड। उसके बाद दूसरे और तीसरे में कौन आया है, टीम फाल्कन के ही दूसरे और तीसरे हैं। एक है फिरोजा जो कि फ्रांस के हैं, और उसके बाद हिकारू नाकामुरा जो आपको लग सकता है जापान के हैं, और ये हैं ओरिजिनली जापान के लेकिन ये यूएस के सिटीजन हो गए और यूएस की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन टीम लिक्विड के नॉर्वे के हैं वैसे, और टीम लिक्विड की तरफ से खेले, फर्स्ट आए। फिरोजा फ्रांस के फैल्कन से सेकंड आए। हिकारो नाकामुरा यूएस की तरफ से खेले और टीम फैल्कन से ये थर्ड है। उसके बाद मिसलेनियस में क्या हुआ, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त को मनाया गया डल लेक जम्मू कश्मीर में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने। मैस्कॉट क्या था, हिमालयन किंगफिशर। मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर रहा, 18 मेडल जीते जिसमें से 10 गोल्ड थे, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश चौथा रहा हमारा वाटर स्पोर्ट्स में, जिसमें से टोटल 3 मेडल जीते, 2 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेडल्स थे। इसके बाद हम ये रिवाइज कर लेते हैं। महिलाओं ने किसको हराया, महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड को, जो कि थाईलैंड में ही हो रहा था। और अब किसमें के लिए क्वालिफाई करते हैं, एएफसी विमेन्स एशियन कप 2026 जो कि कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की गांधी जी को हमने बीच में रखा, ब्रिटेन में हुआ 4 शहरों में और 6 टीम्स थी। साउथ अफ्रीका जीता, सेकंड पाकिस्तान। हॉकी 12वां था, ये कौन से नंबर का था, 12वां। ठीक है, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार। मैस्कॉट चंद या चांद ऐसे बोल लो। इंडिया चौथी बार जीता है, नवा फाइनल में पहुंचा है। लास्ट टाइम 2017 में जीता था। 2026 के जो वर्ल्ड कप होगा नीदरलैंड बेल्जियम उसके लिए आ गया है आगे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेगा। साउथ कोरिया मलेशिया सेकंड थर्ड, साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कहाँ हुआ, 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में रियाद सऊदी अरेबिया। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, टीम लिक्विड। फिरोजा सेकंड, फ्रांस के फैल्कन टीम के। हिकारू नाकामुरा यूएस फैल्कन्स के। फिर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ हुआ, 21 से 23 अगस्त के बीच में डल लेक जम्मू कश्मीर। एमपी फर्स्ट आया, 18 मेडल जीते। यूपी फोर्थ आया 3 मेडल्स के साथ। साई और जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल ने अरेंज करवाया, इसको ऑर्गेनाइज करवाया। मैस्कट था हिमालयन किंगफिशर। अब हम और देख लेते हैं थोड़े से। देखिए ये हमारा उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, ये आप लोगों ने किया हुआ है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था पोल के थ्रू, तब आपने उसमें अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। इसके 2 फेजेस हैं। पहली बात तो जो पहला फेज था वो शुरू हुआ था 15 फरवरी 2023 को। ठीक है, और इस फेज के अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत 46 ब्लॉक्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे। 46 ब्लॉक्स के 46 ब्लॉक्स किसमें आते हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में। और स्टेट्स कौन कौन से थे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। 4 स्टेट्स और 1 यूटी। तो ये 5 ये हो गए यूटी और स्टेट्स। उसके बाद उसके अंदर 19 डिस्ट्रिक्ट्स और 46 ब्लॉक्स, और 46 ब्लॉक्स के 662 बॉर्डर विलेजेस। ये जो पहला फेज था वो इसके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, किसमें कितने विलेजेस हैं ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 662 बॉर्डर विलेजेस थे। इनको आइडेंटिफाई कर यहाँ पर डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया था। दूसरा फेज जो है ये शुरू हुआ है हमारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का, कब से, 2 अप्रैल 2025 से। पहला कब शुरू हुआ था, पहला हुआ था 15 फरवरी 2023 से, और ये 2 अप्रैल 2025 से।
ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका टोटल आउटले कितना है? लगभग 3800 करोड़ रुपए। ठीक है, 2028-29 तक के लिए इसको लाया गया है। ये क्या करेगा? ये सेलेक्टेड विलेजेस में डेवलपमेंट करेगा। अब यहाँ पर जो ऊपर कवर्ड है, अदर देन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑलरेडी कवर्ड, जो हम ऑलरेडी पहले वाले फेज में कवर कर चुके हैं, उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ऊपर भी था, यहाँ पर फिर से है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। कुल मिलाकर जितने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर कवर हो गए। ऊपर कौन से थे उनको देख लेना और फिर नीचे वाले टिक हो जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी ऊपर था और अरुणाचल प्रदेश भी नीचे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश दोबारा नहीं है इसमें, लेकिन उत्तराखंड भी है। ठीक है, उत्तराखंड भी है। तो कुल मिलाकर अब ये एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड वर्जन है, और इसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आ गया और बाकी जो बॉर्डरिंग थे स्टेट्स वो भी आ गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। फिर आता है एक आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया, जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। करना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? लास्ट माइल स्कीम डिलीवरी ट्राइबल विलेजेस तक। जो भी स्कीम्स हैं उनको ट्राइबल विलेजेस तक हर जगह पहुंचाना है। धरती आबा जनजातीय के अंतर्गत कौन सा शुरू किया गया है? इसके अंदर शुरू किया गया है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो अगर ये आ जाए, किससे संबंधित है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव? तो ये संबंधित हो जाएगा ट्राइबल विलेजेस से। ठीक है, अब ये जो धरती आबा स्कीम है, ये कब आई थी? ये भी थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो आया था, ये आया था 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन हजारीबाग झारखंड से लॉन्च किया गया था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद इसी से संबंधित है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। फिर उसके बाद आता है पीएम स्वनिधि। ये जो पीएम स्वनिधि है, इसको रीस्ट्रक्चर कर एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड कब तक के लिए कर दिया गया? 31 मार्च 2030 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो पीएम स्वनिधि है, ये कब आई थी स्कीम? तो पीएम स्वनिधि आई थी 2019 में। कब आई थी? पीएम स्वनिधि स्कीम 2019 की है। ठीक है, और इसका टोटल आउटले याद रख लेना, लगभग 7300 के लगभग है, बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये 2019 नहीं 2020 की है। कब की है? 2020 की है पीएम स्वनिधि। और ये धरती आबा जनजातीय 2024 2 अक्टूबर की है। उसके बाद अगला पॉइंट किया है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का जो पानीपत रिफाइनरी है, इसने कौन सा सर्टिफिकेट रिसीव किया है? ICAO ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसको उत्पादित, यानी कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके माध्यम से कुकिंग ऑयल का प्रयोग करके, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई है, इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आदिवाणी, जो है इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। ट्राइबल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, ट्राइबल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए आदिवाणी लॉन्च किया गया। तो आदि से समझ में आ जाता है आदिवासी। ठीक है, एक बार बस पता होना चाहिए। फिर शेवनिंग यूपी अटल स्कॉलरशिप, ये थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। ये एक नई स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरिटोरियस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। करेगा क्या इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत ये होगा कि यूके जाकर बच्चे, वो जो लोग हैं, वो अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये लॉन्च की गई थी अगस्त 2025 में लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत पार्टनरशिप किसके बीच में है? यूपी सरकार प्लस यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, यानी कि FCDO, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में अगस्त 2025 में ये पार्टनरशिप हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत 5 बच्चों को केवल, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत सारे, केवल 5 बच्चों को एनुअली भेजा जाएगा 3 एकेडमिक ईयर्स के लिए, कि 3 वर्ष वो पढ़ाई करें वहां जाकर। ठीक है, यूके भेजा जाएगा। यूके की ये शेवनिंग कर वहां पर यूनिवर्सिटी है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है। ठीक है, तो यूके की इस यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। ये किसके बीच में पार्टनरशिप है ये देख लेना। और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कंट्रीब्यूट करेगी। बाकी जो बचे कुछ फंड्स होंगे वो FCDO जिसके साथ पार्टनरशिप की है वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है। वर्ल्ड बैंक ने अग्री किया है टू लुक इनटू एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम द अंडर कंस्ट्रक्शन
विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द अलकनंदा रिवर। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है इसके कारण विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण उसको ये देखेगा, ठीक है, कि क्या एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ पर है? अलकनंदा नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में। फिर एक है सभासार। सभासार ये भी एक एआई पावर टूल है। किससे संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से संबंधित है। इसके माध्यम से जो भी मीटिंग होगी उसको शॉर्ट में वीडियो समराइज कर कर बता देंगे। तो सभा का सार बता देंगे। मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उसके बाद दो इंडियन एक्वानॉट्स। एक्वानॉट्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं। एक्वानॉट्स जो पानी में जाते हैं। नाम क्या है? एक है राजू जो कि एक सीनियर, राजू रमेश जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं जितेंद्र पाल सिंह जो कि रिटायर्ड हैं। तो नाम याद रख लेना, एक है जतींद्र, एक है राजू रमेश या फिर राजू और जतींद्र, दो इंडियन एक्वानॉट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली क्या कंडक्ट किया है? डीप ओशियन एक्सपीडिशन। 4025 मीटर और 5002 मीटर तक की गहराई में अटलांटिक ओशियन में ये लोग गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है किसी इंडियन के द्वारा ये फीट अचीव की गई है। गए कैसे हैं अब ये लोग? एक न्यूयॉर्क 5 मेंबर टीम है, न्यूयॉर्क की 5 मेंबर टीम है। इसने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच सबमर्सिबल नोटाइल या नोटिल, ठीक है, उसमें। और इसके थ्रू इंडियन फ्रेंच कोलैबोरेशन के थ्रू इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन दोनों लोगों ने, इस 5 मेंबर टीम में, और ये लोग अटलांटिक ओशन के इतनी डीप उसमें गए, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है? कंसिडर कर रही है सपोर्ट करना, कि हम लगभग कितना सपोर्ट करेंगे? 25,000 करोड़ का सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्टर्स का। किस मिशन के अंतर्गत? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत, जो कि इन्होंने बजट में अनाउंस किया था 6 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, 2025 से 31 तक के लिए। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा ये बड़ा महंगा होगा। तो अभी इसका पहला ऑक्शन SECI ने कंडक्ट किया। इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोक्योरमेंट है ग्रीन अमोनिया का इस साइट स्कीम के अंतर्गत, वो उसमें हमने देखा कि इसकी जो प्राइस है वो इतना तक जा सकता है, लगभग 55 रुपए 75 पैसे प्रति केजी। तो एक पॉइंट के रूप में याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। फिर आता है मेरिट स्कीम, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ये है मेरिट में एक ई एक्स्ट्रा लग गया। ये टेक्निकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च इंप्रूवमेंट किसमें बात कर रही है? टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा? 275 इंस्टीट्यूशंस जो पूरे देश भर में है, इनके साथ इनको अलाइन किससे किया जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका बजट लगभग 4200 करोड़ का है। कब तक के लिए है ये है 2025-26 से 29-30 तक, और इंक्लूड क्या करेगी? इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक की लोन भी इसमें मिलेगा, ठीक है। ये टारगेट कर रही है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटेक्निक्स को, जिसमें NITs भी आएंगे, स्टेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, और बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी आएंगी। तो ये मेरिट जो स्कीम है ये टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। समझ में आ गया? 25-26 से 29-30 तक के लिए। उसके बाद आता है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। ये जो है ये क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को, ठीक है। तो ये कॉलोनियल लेगेसी का एक एक्ट है जिसको ये रिप्लेस करेगा, तो देख लेना ये। इसके अंतर्गत मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होगा, और ये एक स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी होगी, यानी कि ये एक एक्ट के माध्यम से निर्मित की जाएगी। ये कोऑर्डिनेट करेगी सेंटर और कोस्टल स्टेट्स के बीच में। इसके साथ साथ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो कोस्टल स्टेट्स होंगी वो एम्पावर की जाएंगी कि वो भी अपना एक स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बना सकती हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो 12 मेजर और 200 प्लस नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, वहां पर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। साथ में इसके माध्यम से इंडिया ने किया क्या है? जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं इससे संबंधित, मारपोल, डालिस वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, इनके साथ इनका जो भी मैंडेट है उसको कंप्लाई करने की कोशिश करिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर वाला देख लेना। आगे आता है लगभग 10-90 पर्सोनल जो है, पुलिस, फायर, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, करेक्शनल सर्विसेज, इन सबको कितना क्या मिला है? गैलेंट्री सर्विस मेडल्स मिले हैं इंडिपेंडेंस डे में। तो लगभग 10-90 पर्सोनल्स को मिले हैं। मानस जो है ये है मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र हेल्पलाइन। तो ये मादक पदार्थ अपने आप में क्या हो गया? ड्रग्स वगैरह से संबंधित हेल्पलाइन है।
1933 नंबर है। ये लॉन्च की गई थी 18 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट के द्वारा। एम्पावर करना सिटीजन्स को अगेंस्ट द ड्रग मीनेस। तो मानस किससे संबंधित है? ड्रग मीनेस के अगेंस्ट है। उसके बाद आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये कोलैबोरेट किसके साथ कर रहा है? नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट के साथ और आईआईटी मद्रास के साथ में नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के साथ। करेगा क्या? अभी लॉन्च क्या कर रहे हैं सब लोग मिलकर? मैराथन 2025, इंडिया का मैरीटाइम हैकेथॉन एट आईआईटी मद्रास। तो मैराथन क्या है? ये इंडियन मैरीटाइम हैकेथॉन है आईआईटी मद्रास में, जिसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मैराथन को ये आईआईटी मद्रास में मैरीटाइम हैकेथॉन के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने क्या दिए हैं? स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स। ठीक है, 29 अगस्त 2025 को दिए थे, नई दिल्ली में दिए थे। 2022-23 वर्ष के लिए दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये दिए किसके लिए जाते हैं? पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं वो भारत के डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं, तो उनको मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। स्कोप एमिनेंस अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट कौन करता है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, उसी से इसका नाम आता है। फिर हम देखते हैं जो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे अगस्त 24 से 26 के बीच में भारत यात्रा में, सितिवेनी रबुका। ठीक है, फिजी के आए और यहीं पर आके वो बैठ गए, सितिवेनी सिट। ठीक है, अगस्त 24 से 26 तक बैठे रहे। ठीक है, तो यहाँ रहे, तो कुल मिलाकर याद कर लेना नाम। फिर हुआ क्या? एक एमओयू साइन हुआ इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। फिजी ने क्या किया? फिजी ने हैंडेड ओवर द लीज डीड ऑफ इंडियन। ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया है तो। डीड फॉर इंडियन चांसरी बिल्डिंग, ये देख लो थोड़ा सा। फिजी ने ऑफिशियली किसको ज्वाइन कर लिया है? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव को। किसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है? फिजी ने। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि हम फिजी की जो क्रिकेट टीम है उनको कोच करेंगे। उसके बाद ये डायलिसिस यूनिट्स और एम्बुलेंसेस वाला, साथ में जन औषधि सेंटर्स जो है ये भी हम फिजी में खोलेंगे। और ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? ये सेकेंड जयपुर फूड कैंप इन फिजी। तो सेकेंड जयपुर फूड कैंप कहाँ होगा? जयपुर फूड कैंप कहाँ होगा? फिजी में ऑर्गेनाइज होगा। इंडिया ने साथ में कहा है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हील इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हम तुम्हारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ? फिजी के आए और यहीं पर सिट कर गए, बैठ गए, सितिवेनी। 24 से 26 अगस्त तक बैठे रहे। क्या किए फिर? जब बैठे तो एक साइन किए इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। साथ में इन्होंने क्या किया? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। क्रिकेट को हम सिखा देंगे फिजी को। साथ में हमने क्या कहा? जन औषधि सेंटर खोलेंगे, वो वहां पर उन्होंने कहा। साथ में सेकेंड जयपुर फूड कैंप जो है फिजी में ये खोलेगा। इतना बस देखिए। उसके बाद डिजिटल स्टूडियो सृष्टि जो है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया है। IIPA में क्या? डिजिटल स्टूडियो सृष्टि स्टैब्लिश किया गया है। बस इतना देख लो। आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने क्या कंडक्ट किया? नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0। ये करेगा, बेसिकली किया नहीं है। 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच में पेंशन और पेंशनर्स की जो वेलफेयर है ये क्या कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन। उसके बाद एक थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट आता है। इंडिया ने अनवील क्या किया है? एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट, एल्यूमिनियम और कॉपर का विजन डॉक्यूमेंट एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया ने ये अनवील किया। बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस थी वो होस्ट की गई थी इंडियन नेशनल कमिटी के द्वारा हैदराबाद में। तो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहां पर हुई? ये हमारी हैदराबाद में। इसमें इंडिया ने एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट अपने निकाले। ठीक है, अब इसमें क्या बोले? जब डॉक्यूमेंट निकाले तो दोनों सेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ बताएंगे। तो इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ एल्यूमिनियम जो सेक्टर है ये हम इसके वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो अगर हम इतना डेटा पढ़ते रहते हैं, मिनरल डेटा और एग्रीकल्चर डेटा, कुछ कुछ चीजें हमारी डायरेक्टली यहीं से फंस जाती हैं। इतना डेटा नहीं भी लर्न करोगे तो कई बार यही काम आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम का इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कॉन्ट्रीब्यूट क्या करता है? लगभग 6% ग्लोबल आउटपुट में। तो टारगेट क्या रखा है कि हम अपने जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है इसको 6 फोल्ड इंक्रीज करेंगे। कब तक? 2047 तक। और फिर जो 6 फोल्ड इंक्रीज किसमें करेंगे? कॉपर में भी इंक्रीज करेंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि कॉपर में भी हम 2047 तक 6 फोल्ड इंक्रीज करेंगे। तो
और एल्यूमिनियम दोनों को हम 6 फोल्ड कब तक इंक्रीज कर रहे हैं? 2047 हमारा जब 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होंगे। और एल्यूमिनियम में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लगभग ग्लोबल आउटपुट पे 6% आउटपुट में ये इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। आगे देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसने डिपोर्ट किया कुछ फॉरेन नेशनल्स को जो कन्विक्ट किए गए थे कुछ सीरियस क्राइम्स में। इन्होंने डिपोर्ट कहाँ किया? एस्वातिनी छोटा सा देश है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, छोटा सा देखोगे स्वाजीलैंड जिसका नाम था पहले, अब इसका नाम क्या है? स्वाजीलैंड नहीं है, इसका नाम है एस्वातिनी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब हम इसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे फिर आते हैं नीचे। देखो वाइब्रेंट वाला प्रोग्राम देख लिया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। पहला फेज 15 फरवरी से 2023, दूसरा फेज 2 अप्रैल 2025। पहले में कितना था? 5 यूटी एक थी और 4 स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या है? 19 डिस्ट्रिक्ट आई, उसके बाद 46 ब्लॉक्स आए और 662 क्या आए? हमारे विलेजेस। ठीक है, फिर दूसरा बाकी बचे कुचे के लिए था, रिपीट हो रही है स्टेट्स तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लगभग 6800 करोड़ की है, 2028-29 तक के लिए इसको ये रखा गया है। ठीक है, फिर आदि कर्मयोगी धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत है, लास्ट माइल स्कीम डिलीवरी के लिए। पीएम स्वनिधि जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये ध्यान रखना 31 मार्च 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। लगभग स्वनिधि के लिए कितना है टोटल आउटले? 7300 करोड़। ठीक है, पूरे 4 फिगर्स नहीं लर्न करने, 7300 लर्न कर लो। और यहाँ पर ये 6800 था, किसका था 6800? वाइब्रेंट विलेजेस का 6800 था। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? क्योंकि ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कुकिंग ऑयल से, और ऐसा पहली हो गई है। आदिवानी इंडिया का पहला एआई पावर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस में करेगा ट्रांसलेट। और ये शेवनिंग यूपी अटल स्कॉलरशिप यूके से मास्टर्स डिग्री 5 बच्चों को भेजा जाएगा 3 साल के लिए, और दोनों की पार्टनरशिप है एफसीडीओ और यूपी गवर्नमेंट की। देन उसके बाद क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या जांच करेगा? विष्णुपद पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है। फिर आता है सभासार। सभासार क्या है? सभा का सार बता देगा ये, कौन सी मिनिस्ट्री का? पंचायती राज। जो एक्वानॉट्स कौन है? राजू रमेश एक सीनियर साइंटिस्ट है, और जतेंद्र पाल, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में गए थे। और नॉटिल मिशन था, फ्रेंच सबमर्सिबल थी, न्यूयॉर्क 5 मेंबर की टीम के साथ। एक्सपोर्ट मिशन प्रमोशन के लिए सरकार कितना सोच रही है? 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 25 से 31 के बीच में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इसके अंतर्गत लगभग 55 रुपए प्रति किलो के लगभग इसका प्राइस आ रहा है। मेरिट स्कीम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, नाम से समझ में आ गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसको अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड बैंक भी इसमें हेल्प कर रही है। 25-26 से 29-30 के बीच में 4200 करोड़ रुपए का बजट है। इंडियन पोर्ट बिल जो है ये 1908 के एक्ट को रिप्लेस करेगी। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल भी बनेगी, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 10-90 लोगों को ये दिया गया है पर्सनल्स को। मानस किससे संबंधित है? ड्रग्स से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इन सबके साथ कोलैबोरेशन कर कुल मिलाकर ये मैराथन 2025 इंडिया का मैरीटाइम हैकाथन हो कहा रहा है आईआईटी मद्रास में। प्रेसिडेंट ने कौन से अवार्ड दिए? स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, 2022-23 के लिए दिए गए, अगस्त 29 को दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के आगे? फिजी के आए और सिट कर गए सितवेनी। ठीक है, 24 से 26 क्विक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर साइन हुआ। और एक ये इंडियन चांसरी बिल्डिंग, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में साइन कर दिए। क्रिकेट हम सिखाएंगे इनको, साथ में जन औषधि सेंटर खोलेंगे और सेकंड जयपुर फूड कैंप खोलेंगे। डिजिटल स्टूडियो सृष्टि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से याद रखना, ये एक पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर का एक कैंपेन चलाएंगे ये लोग नवंबर के महीने में। एल्यूमिनियम और कॉपर के विजन को अनवील किया कहां पर? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस हुई थी हैदराबाद में, वहां पर 6% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल आउटपुट में और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 6 फोल्ड दोनों का इंक्रीज कर देंगे 2047 तक। और यूनाइटेड स्टेट्स ने नेशनल्स को, कहां के नेशनल्स को भेज दिया था सीरियस क्राइम के अंतर्गत? एस्टवानी यानी कि जो हमारा स्वाजीलैंड है वो। अब आ जाते हैं एक्सियोम मिशन। देखो जो एक्सियोम 4 मिशन है आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने भी इसके लिए छोटा सा शॉर्ट में बताया था। इसकी डेट्स जरूर देख लेना, उस शॉर्ट्स को भी देख लेना, उस शॉर्ट से पता चल जाएगा कि हमने इससे पहले कौन कौन भारतीय गए हैं। ठीक है, एक ही गए हैं। ठीक है, कौन से स्पेस फ्लाइट से गए हैं, स्पेस क्राफ्ट से गए हैं, कौन से देश के थ्रू गए हैं, उसको देख लेना, उससे पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ आ जाते हैं, ये जो एक्सियोम 4 मिशन है ये हमारा इसी के थ्रू
शुभांशु शुक्ला जो है वो गए थे स्पेस में, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला 4 लोगों के साथ गए थे, ये भी हमको पता है। 25 जून को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो ये वापस आए थे, ये कब आए थे? 25 जून को लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई को वापस आ गए थे, ठीक है। 25 जून को गया, काफी डिले हो गया था, बार बार डेट्स आ रही थी, लेकिन फाइनली 25 जून 2025 को गए। और रिटर्न टू अर्थ कब था? 14 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑर्गेनाइज की गई थी बाय एक्सियोम स्पेस। इसने स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से गए थे। कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? स्पेस एक्स ड्रैगन। 18 दिन लगभग जो क्रू था इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए और कंडक्ट किए काफी सारे। ये बेसिकली कंडक्ट किसके कोलैबोरेशन से किया गया था? नासा, एक्सियोम स्पेस, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और काफी दूसरे भी, जिसमें इसरो भी है, ठीक है। ये जो मिशन था ये भारत आया विद स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, जो कि सैन डियागो कोस्ट आके कहीं पर गिरा था ना, तो वो कहाँ गिरा था? सैन डियागो कोस्ट, यूएसए। तो यूपीपीएसएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ गया था? डाउन ऑफ एट सैन डियागो। अब इसरो के एक्सपेरिमेंट्स जो है उसकी हमें बहुत डिटेल तो नहीं देखनी होगी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट हमें देखने होंगे, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है? एक तो इसरो के जो शुभांशु शुक्ला है उन्होंने वहां पर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो था मायोजेनेसिस की स्टडी से संबंधित, ठीक है। एक था स्प्राउट्स और मूंग बीन्स को उगाने से संबंधित, एक था माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट से संबंधित, एक था टार्डीग्रेड्स का सर्वाइवल। टार्डीग्रेड्स एक वो होते हैं छोटे से इंसेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं टार्डीग्रेड्स। इनको वाटर बियर्स भी कह सकते हैं, इंसेक्ट्स नहीं कहेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। वाटर बियर्स भी इनके लिए टर्म है। तो इनके सर्वाइवल से संबंधित था। एक था ह्यूमन इंटरैक्शन टेक्नोलॉजी का माइक्रोग्रेविटी लेवल पर, एक था सेरेब्रल हीमोडायनेमिक्स स्टडी, ये इसरो और नासा ने मिलकर करी थी, ठीक है। तो ये वाली जितनी चीजें हैं इसको एक बार हम फिर से देखेंगे, क्योंकि ये एक बार पहले भी क्या एक्सपेरिमेंट हुए इस पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। शायद जो मॉम मिशन था उससे संबंधित पूछा था, लेकिन एक बार पूछा है, ठीक है। तो ये मायोजेनेसिस की जो स्टडी है ये बेसिकली होता क्या है? मायोजेनेसिस में ये होगा कि जो हमारा मसल्स वगैरह का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक मायोजेनेसिस की स्टडी हो गई, इससे संबंधित किए। फिर मायोजेनेसिस के बाद एक मूंग बीन्स या फिर स्प्राउट्स का हो गया। फिर माइक्रो एल्गी, तो एम से हो गया। फिर टार्डीग्रेड्स कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर माइक्रोग्रेविटी, एक और एम से आ गया, टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन। फिर एक हीमोडायनेमिक्स का किए, सेरेब्रल हीमोडायनेमिक्स, ये नासा के साथ किए। साथ में शुभांशु शुक्ला जो थे इन्होंने इंटरैक्ट किया था भारत में स्टूडेंट्स के साथ हैम रेडियो के थ्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां से ये इंटरैक्ट किए थे हैम रेडियो के थ्रू, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये बेसिकली रेडियो वेव्स, हैम रेडियो जो है ये रेडियो वेव्स का प्रयोग कर कर ये हमारा स्पेस से कम्युनिकेशन संभव बनाता है, ठीक है। और साथ में ये 1980s में स्टैब्लिश किया गया था। पहला जो रेडियो था वो 1983 के लगभग स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इन्होंने जो इंटरेक्शन किया इसकी डेट याद रख लेना, 4 जुलाई को किए थे, ठीक है। 25 जून को गए, वापस कब आए? 25 जून को गए और वापस आते हैं ये 15 जुलाई को वापस आएंगे। एंड इससे संबंधित कुछ चीजें हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो शुभांशु शुक्ला भारत के गए, इसके साथ कौन था? इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, इनके साथ गए थे एक टिबोर कापू, ठीक है। टिबोर कापू जो थे ये हंगरी के थे, ये मिशन स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा एक थी पेगी विटसन, ये यूएस की कमांडर है पेगी विटसन, ठीक है। इसके अलावा कौन था? एक थे स्लावोस स्लावोस उजनास्की, ये पोलैंड के। जो स्लावोस हैं ये पोलैंड के हैं, ये भी मिशन स्पेशलिस्ट थे। तो पोलैंड और हंगरी के जो दोनों थे वो मिशन स्पेशलिस्ट थे, और यूएस की जो पेगी विटसन थी ये कमांडर हैं, ठीक है। और जो हंगरी के थे इनका नाम था टिबोर कापू, और स्लावोस्की किसका नाम था? स्लावोस उजान्स्की नाम था पोलैंड वाले का, ठीक है। और अगर हम देखें तो शुभांशु शुक्ला जो है ये सेकंड इन कमांड थे आफ्टर पेगी विटसन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद गवर्नमेंट बैक्ड जो भारत जेन है इसने क्या रिलीज किया है? परम 1।
ये एक बाइलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बिल्ड किया गया है स्क्रैच से। क्या रिफ्लेक्ट करेगा? इंडिया का लिंग्विस्टिक और कल्चरल जो भी रियलिटीज हैं हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करते हुए। तो परम वन क्या है? ये बाइलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम। ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ ने सक्सेसफुली किसको टेस्ट कर लिया है? 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट्स को टेस्ट किया है प्रलय मिसाइल्स की। कहां से टेस्ट करते हैं डीआरडीओ वाले? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा से। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी ने क्या किया है? कमीशन करा है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्टेल्थ फ्रिगेट्स को। एक है आईएनएस उदयगिरी, एक है हिमगिरी। कहां से किए हैं ये इंडियन नेवी वाले कमीशन? विशाखापट्टनम से। उसके बाद ये जो आईएनएस सॉरी ये जो प्रोजेक्ट हमारा 17A है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 फ्रिगेट्स हैं। आईएनएस नीलगिरी जो कि लीड शिप है इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद जो अन्य 6 शिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? आईएनएस उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है। जो अभी रिसेंटली हुई है उसको देख लेते हैं। जो उदयगिरी है ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई वाले जो हैं उन्होंने डेवलप किया है इसको, ये दूसरी शिप है। और आईएनएस हिमगिरी कौन है? इसको डेवलप किए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के। ठीक है। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है और 8% शेयर है इसका ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। अब एल्यूमिनियम वाला याद कर लेना, उसमें ये 6% था बस। ठीक है। फिर 64वें नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, इसको कहाँ किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया ललित कला अकादमी के द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है। स्कल्प्टर हैं जिनका नाम है प्रेमचंद पुखम्बरम। ठीक है। मणिपुर से हैं, इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया और ये इनकी वुडन स्कल्पचर जो है मेड मी चेंज इसके लिए दिया गया। इसके अलावा 20 लोगों को दिया गया है, लेकिन इनको देख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगस्त 5 1954 को ये स्टैब्लिश हुए थे ललित कला अकादमी के अवार्ड्स। फिर आता है बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको मिला है यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। क्या मिला है? इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। अब कुछ थोड़े से रैंडम अवार्ड्स पूछ लेते हैं तो इसीलिए ये वाला थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। तीर्थ विलेज कर्नाटका में है ये, और इसको ये अवार्ड मिला है। मिला क्यों है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मिला है। इक्वेटर इनिशिएटिव है, इक्वेटर में स्पीशीज रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से मिला है बीबी फातिमा को। ठीक है। 15वां इंडिया जापान एनुअल समिट। अब मोदी जी जब चाइना गए थे एससीओ की समिट अटेंड करने, तो वहां डायरेक्टली नहीं गए थे, उससे पहले जापान होते हुए गए थे। जापान में मोदी जी ने अटेंड की अपनी 15वीं इंडिया जापान एनुअल समिट। 29-30 अगस्त को यहाँ पर गए। ठीक है। यहाँ पर जब मोदी जी गए तो इनको प्राइम मिनिस्टर जो इशिबा है उन्होंने रिसीव किया था। कहां पर रिसीव किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसको कहते क्या है वहां पर? कांतेई। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम क्या है? कांतेई। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? ये कंपनी इनको किया था वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने। और कहाँ गए थे फिर? तो फिर जब मोदी जी को यहाँ पर इन्होंने रिसीव कर लिया कांतेई में, फिर इनको लेकर गए सेंडाई इन मियागी प्रिफेक्चर। ठीक है। ये बेसिकली वहां पर ये विजिट किए टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड, एक लीडिंग जापानीज कंपनी है सेमीकंडक्टर सेक्टर की, सेमीकंडक्टर्स में जिसमें चाइना का बोलबाला है। और चाइना जाने से पहले वो यहाँ पर टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड को विजिट किए थे। ठीक है। तो ये कहाँ पर विजिट किए थे वो थोड़ा सा नाम देख लेना। अब जब गए तो कुछ ना कुछ तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जब भी 2 लीडर्स मिलते हैं तो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ आउटकम्स आते हैं उस मीट के। कई सारी चीजें इन लोगों ने अडॉप्ट करी, सारी नहीं लिखी है यहाँ पर, इसके अलावा भी किया था, लेकिन कुछ कुछ चीजें देखने वाली हैं। जैसे एक जॉइंट विजन इंडिया और जापान लॉन्च करेगा नेक्स्ट डिकेड के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में डिक्लेरेशन, साथ में ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक एक्शन प्लान। ये वाला थोड़ा देख लेना। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान ने एक एमओयू किया है। किसने किया है? सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जापान ने। फिर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दोनों लोग किसमें दिए हैं? क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया में। ठीक है। जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं इन्होंने 2 चीजें और अनाउंस की, एक है इंडिया जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव और इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव। ठीक है। ये हो गया। साथ में स्टैब्लिश क्या करेंगे? बिजनेस फोरम्स स्टैब्लिश करेंगे कांसाई और क्यूशू में। कांसाई और क्यूशू इंडिया में तो है नहीं, जापान में ही होंगे। उसके बाद क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? फिर प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक फोन कॉल भी रिसीव की थी प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड, मतलब फिनलैंड के राष्ट्रपति ने मोदी जी को कॉल किया था, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है। जब कॉल किए तो कुछ तो बात करेंगे, तो उस बात में क्या बोले? इंडिया के रोल की बात करी और कैसे यूक्रेन
का जो बवाल चल रहा है, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, उसको रिजॉल्व करने पर भी बात करी। तो बस इतना याद रखना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से के साथ मिले और 24वां राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग बाउंड्री क्वेश्चन पर कंडक्ट किए। तो हुआ क्या, मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीट अटेंड करने गए थे। उससे पहले यहाँ पर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विजिट करने आए थे। उनका नाम क्या है, वांग यी। जब वो आए तो उनके साथ एनएसए जो है हमारे अजीत डोभाल वो मिले और 24वां राउंड जो था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग ऑन बाउंड्री क्वेश्चन, इनको मिलकर दोनों लोग दिल्ली में बैठकर इस पर वार्तालाप किए। तो डोनाल्ड ट्रंप का उधर प्रेशर पड़ रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि हम अपने रिश्तों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक मीट करी। उसके बाद ही फिर मोदी जी देखते हैं हम जापान जाते हैं, जापान से फिर जाते हैं एससीओ। तो एससीओ की कब गए, 31 अगस्त से सितंबर 1 वहां पर रहे। यहाँ पर मोदी जी कहाँ अराइव किए, तियानजिन में कंडक्ट हुआ चाइना में, तो वहीं पर गए 2018 के बाद। अब ये पहली विजिट थी मोदी जी की, ठीक है। जब वहां गए तो मोदी जी ने क्या किया कि अब जो आज दूसरे लीडर है उनसे भी मिल लेते हैं। तो मोदी जी किससे मिले, मोदी जी सीनियर जनरल मिन ओंग ह्लैंग, जो कि चेयरमैन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन ऑफ म्यांमार है। कुल मिलाकर जो म्यांमार के हेड हैं उनसे मोदी जी मिले। इनका नाम क्या है म्यांमार के हेड का, म्यांमार के मिन ओंग, ठीक है। और जब मोदी जी उनसे मिल लिए, फिर साथ में हम इसमें आ जाते हैं समिट में क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सी जिनपिंग से भी अलग से मिले। इनकी साइड लाइन्स में एससीओ तो चल ही रहा था, एक तरफ म्यांमार से भी मिल लिए, फिर सोचे कि चलो आए हैं इतनी दूर तो सी जिनपिंग से भी मिल लेते हैं अलग से। तो जब दोनों लोग मिले तो ये इनकी मीटिंग थी कजाकिस्तान में। मोदी जी ऑलरेडी मिल चुके थे। चाइना मोदी जी 2018 के बाद अब गए थे, लेकिन कजाकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी एससीओ की पिछले साल, वहां पर मिले थे। और फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये करी कि शी जिनपिंग को इनवाइट किए हैं ब्रिक्स समिट के लिए। ब्रिक्स समिट 2026 में भारत में होगी, ठीक है। एससीओ में खुद गए और ब्रिक्स में इनवाइट कर दिए हैं, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक और मीटिंग करी थी मिस्टर काई की के साथ, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है वहां पर। शी जिनपिंग जो है उनके बड़े क्लोज हैं, उनकी पार्टी को हेड करते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसके हेड मान लो मिस्टर काई की, इनसे भी मोदी जी मिले, ठीक है। और उसके बाद चाइना ने जो ये होस्ट किया, ये एससीओ की समिट चाइना ने 5वीं बार होस्ट की थी। इसकी थीम क्या थी, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। क्या थी, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। उसके बाद अब इसके आउटकम क्या रहे इस एससीओ समिट के, तो मेंबर्स ने कहा कि हम भी एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। जैसे कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, किसकी है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स की, ठीक है। तो इन्होंने कहा हम भी एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट जो इंडिया की उपलब्धि मानी जा सकती है कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें पहलगांव टेररिस्ट अटैक को भी इन्होंने एससीओ के मेंबर्स ने गलत बताया, ठीक है, उसको भी कंडेम किया। उसके बाद सिटी ऑफ चोलपान अट्टा कर किर्गिस्तान की जो है इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल किसको डेजिग्नेट कर दिया गया है, किर्गिस्तान की चोलपोन, ठीक है, चोलपोन अट्टा कर ऐसा फर्जी टाइप का नाम है, एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। फिर पीएम मोदी ने एक चीज और करी, पीएम मोदी ने प्रपोज किया सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम। इससे क्या होगा, इससे एनहांस होंगे पीपल टू पीपल टाइज। तो अगर आ जाए कि मोदी जी ने किसने सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम को प्रमोट किया, फॉर्म करने के लिए बात की, प्रपोज किया, तो वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक है। शी जिनपिंग ने बोला कि अरे मोदी जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। क्या करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं, ये इन्होंने प्रपोज किया। उसके बाद जिस देश की हमने बनाई है सिटी, क्या था, किर्गिस्तान। 2026 का ये बन गया है कल्चरल कैपिटल किर्गिस्तान चोलपोन अट्टा। तो अगला जो है यही है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी, किर्गिस्तान के पास। और किर्गिस्तान जो हेड करेगा, इसने थीम क्या रखी है, 25 years ऑफ एससीओ टुगेदर फॉर अ स्टेबल वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो किर्गिस्तान जब हेड करेगा तो ये थीम रहेगी 25 years ऑफ एससीओ, ठीक है। अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए एक्सियोम 4 मिशन था स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 25 जून से 15 जुलाई, 18 दिन का मिशन था लगभग। नासा, एक्सियोम, ईएसए सब मिलकर किए हैं। एंड एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। सैन डियागो कोस्ट में आए थे ये। मायोजेनेसिस का, मूंग बीन्स और स्प्राउट्स का, माइक्रो एल्गी का, माइक्रोग्रेविटी का, फिर ये टार्डिग्राड्स और हीमोडाइनेमिक्स जो कि इसरो और नासा का मिलकर था। हैम
रेडियो से बात भी की है स्टूडेंट से। परम वन क्या है? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, भारत जन ने किया है बेसिकली इंडिया की लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, लिंग्विस्टिक और कल्चरल रियलिटीज को बढ़ावा देने के लिए। प्रलय मिसाइल किससे संबंधित है? इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया है ओडिशा से DRDO ने। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन सी है प्रलय? सरफेस टू सरफेस है। दो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्टेल्थ फ्रिगेट्स कौन से आए हैं? 7 है टोटल, ये नाम देख लेना एक बार। INS उदयगिरी, उदय किसने किया है? उदयगिरी को मझगांव ने किया है, सॉरी, उदयगिरी को किसने किया है? ये मझगांव ने डेवलप किया है, और हिमगिरी को गार्डन रीच ने। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग हो गया है भारत, 8% शेयर है, 64वें। ये किस? ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली में प्रेमचंद को दिया गया है। ललित कला के अंतर्गत मेड मी चेंज मणिपुर, मनी, मेड मी चेंज और प्रेम, मनी और मेड मी चेंज प्रेम से याद रखना, ठीक है? प्रेम से ही मनी आती है और फिर वो बदल देती है इंसान को, मेड मी चेंज। अगस्त 5 1954 से ये शुरू हुए हैं। बीबी फातिमा विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि तीर्थ विलेज कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है? इक्वेटर इनिशिएटिव, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 15वां इंडिया जापान एनुअल समिट 29-30 अगस्त। मोदी जी पहले कांते गए, फिर सेंडई में ट्रैवल टू सेंडई इन मियागी प्रेफेक्चर, और टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड कंपनी को पूरा विजिट किए। सेमीकंडक्टर से संबंधित है, नेक्स्ट डिकेड के लिए। विजन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक्शन प्लान, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज और कोऑपरेशन का। फिर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉरेन सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जापान के साथ। और फिर क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर भी जॉइंट डिक्लेरेशन, इंडिया जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, फिर AI इनिशिएटिव। और उसके बाद कांशाई और क्यूशू में बिजनेस फोरम्स डेवलप किए जाएंगे। फिर मोदी जी को फोन किसका आया था? आया था फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब का। और फिर यूरोप वाले सिर्फ यूक्रेन के वॉर से संबंधित ही बात करते हैं। फिर जब SCO में जाना था उससे पहले कौन आया था? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। और आए तो 24वां राउंड जो था कि बाउंड्री क्वेश्चन से संबंधित बात करेंगे, तो NSA के साथ बात की है दिल्ली में। और उसके बाद देखो ये वाली जो चीज है वो डबल लिखी हुई है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। 18-19 अगस्त को आए थे, ये ध्यान रखना। और ये पहली मीटिंग थी 2021 के बाद, ये हमने शायद अभी पहले मिस कर दिया था। फिर आ जाते हैं हम तियानजिन में, जो ये मीटिंग हुई थी 31 अगस्त से सितंबर 1 के बीच में। मोदी जी की पहली विजिट थी 2018 के बाद। तो मोदी जी जब वहां गए तो पहले सेपरेटली किससे मिले? मतलब जो SCO समिट अटेंड करी वो तो करी म्यांमार के जो हेड है मिन ओंग से, ठीक है? और उसके बाद शी जिनपिंग से भी अलग मिले कजान के बाद। अब मिले जाकर 2024 के। फिर मोदी जी ने ब्रिक्स के लिए भी इनवाइट कर दिया 2026 में। और काई की से भी मिले, तो इन 3 लोगों से अलग से मिले। और इस बार की SCO की क्या थी थीम? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट। चाइना में हुई तो चाइना शंघाई चाइना में ही है, तो उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है। फिर आउटकम क्या हुआ? डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, पहलगांव टेररिस्ट अटैक को कंडेम किए। चोलपोन आटा किर्गिस्तान का, ये कल्चरल कैपिटल हो गई 2025-26 के लिए। मोदी जी ने प्रपोज किया सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, तो शी जिनपिंग भी प्रपोज कर दिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। किर्गिस्तान हमारा रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अगले साल की प्रेसिडेंसी इनके पास रहेगी। इनके पास जब रहेगी 2026 में, तो 25 साल कंप्लीट होंगे, वही इन्होंने थीम रख दी, ठीक है? अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 का। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को। इसमें क्या होगा? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, मिसिंग हो गया ये। ग्राउंड क्या होगा? इन्होंने बोला कि यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ये रिमूव हो सकते हैं ऑफिस से अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं या फिर डिटेन कर लिए जाते हैं कस्टडी में फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज। 30 दिन लगातार के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर दिया जाता है, तो वो उनको क्या करना होगा? तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनके ऑफिस से, ठीक है? और ये किस किस कंडीशन में होगा? फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद 5 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसे ऑफेंस में उनको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, जिसमें 5 या 5 साल से ज्यादा की सजा होती है। और ये प्राइम मिनिस्टर पर भी लागू होगा, ठीक है? अब प्रोसीजर क्या होगा? बोले अगर यूनियन मिनिस्टर की बात होगी, PM को नहीं इंक्लूड कर रहे, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। और 31वां दिन जो होगा, 30वें दिन के बाद, तो उनको मान दिया जाएगा कि वो अपनी पोजीशन से हट गए, ठीक है? ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। सिमिलरली जब स्टेट मिनिस्टर्स की बात आएगी तो गवर्नर करेंगे, और एडवाइस किसकी लेंगे? चीफ मिनिस्टर की। 31वां दिन वाला जो पॉइंट है ऑटोमेटिकली हटने वाला, वो सब में लागू होगा। दिल्ली के मिनिस्टर्स की बात होगी तो फिर से चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, यहाँ पर प्रेसिडेंट आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं आएंगे, ये लेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से।
सलाह। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर की बात आएगी तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को ये खुद ही इनको रेजिग्नेशन दे देना है बाय 31st कॉन्जिक्यूटिव डे। अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो इनको भी ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि भाई नहीं दिए तो तुम्हें मान लिया गया कि तुम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार रिजाइन कर दिया तो फिर रीअपॉइंट नहीं हो सकते, रीअपॉइंट तो हो ही सकते हैं, वरना तो पॉलिटिशियंस का करियर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। फिर हम देखते हैं इंडियन रेलवेज जो है इसने ट्रायल रन कंडक्ट किया है एशिया के लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन का। इसका नाम क्या है, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है, एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। फ्रेट का मतलब होता है मालगाड़ी। 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये कहां से कहां तक इसने कंडक्ट किया, गांज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गरवा इन झारखंड। तो गांज ख्वाजा क्या है, गांज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली और गरवा या गरहवा झारखंड में 209 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया है। 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रेन होगी। तो ये भारत की लॉन्गेस्ट है। नाम क्या है, रुद्रास्त्र। अब पूछ लिया जाएगा रुद्रास्त्र क्या है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इंडियन रेलवेज ने क्या किया, इसने लॉन्च किया है पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम वाराणसी में, वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स प्रेमिसेस में। फिर अगला क्या है, फिर से इंडियन रेलवे आ जाता है। इंडियन रेलवे ने फिर क्या किया, फ्लैग किया है पहला इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोडेड रेक अगस्त 9 को फ्रॉम द सनोरासा गुड्स शेड, जो कि भुज नालिया सेक्शन में है, दहेज टू दहेज। कुल मिलाकर ये जो है ये कहां से कहां पर हुआ, देखो। तो रेक क्या होता है, रेक कुछ भी नहीं होता है, फ्रेट जो ट्रेन होती है मालगाड़ी, उसी के लिए यूज है। इस तरीके का पहली बार हुआ है कि पहली कोई मालगाड़ी इंडस्ट्रियल सॉल्ट से जो पूरी भरी हुई हो वो ट्रैवल की हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंडियन रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सनसोरा गुड शेड से, जो कि भुज नालिया सेक्शन में है, दहेज तक, यानी कि ये कहाँ की बात हो रही है, गुजरात में हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं IFFM विनर्स देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कई बार पूछ ले जाते हैं, अभी रिसेंट ईयर्स में तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन स्टिल हम इसको देखेंगे। बेस्ट फिल्म कौन सी थी, पहले तो IFFM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ठीक है, 2010 से चला आ रहा है ये। इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी, होम बाउंड। यही होम बाउंड बेस्ट फिल्म भी है और यही क्लोजिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल भी है। ठीक है, होम बाउंड ये रिसेंटली न्यूज में भी थी, क्यों चर्चा में थी होम बाउंड मूवी, बताइएगा जरा, इसको किसके लिए नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट डायरेक्टर इसी के हैं, नीरज गावन। होम बाउंड के बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन है, आई वॉन्ट टू टॉक। फीमेल कौन है बेस्ट एक्ट्रेस, ये है गीता कैलासम, अंगम्मल की। एक्सेलेंस ऑफ सिनेमा अवार्ड आमिर खान को मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारा एक्चुअली यहाँ खत्म हो गया, हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो हमारा 130वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, 20 अगस्त को अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया। सबके लिए है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर भी है। किस लिए है, 30 दिन तक अगर उनको अरेस्ट या कंजिक्यूटिवली यानी कि लगातार 30 दिन तक अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है ऐसे ऑफेंस में जिसके लिए सजा 5 या 5 साल से ज्यादा की है, तो हमारा ये होगा कि 30 दिन में अगर कोई यूनियन मिनिस्टर होगा या फिर स्टेट मिनिस्टर होगा, CM और PM को हटाकर, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर हटाएंगे, वहां के PM मतलब सेंटर में PM और फिर स्टेट से CM से सलाह लेकर। दिल्ली में होगा तो फिर प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हटाएंगे। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को खुद ही दे देना है, किसी की सलाह वाला नहीं देनी। अगर नहीं देंगे तब भी 31वें दिन हटा हुआ मान लिया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट में कोई भी बैन नहीं है। और लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन का नाम क्या है, रुद्रास्त्र। 4.5 किलोमीटर लंबी, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली से गरवा झारखंड 209 किलोमीटर, 5 घंटे 10 मिनट में ट्रैवल किया था। फिर ये फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ है, वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स प्रेमिसेस में लॉन्च किया। फिर रेलवे ने एक इंडस्ट्रियल लोडेड रेक यानी कि फ्रेट ट्रेन जो है कहां से कहां तक हुई, सनसोरा गुड शेड से भुज नालिया सेक्शन के दहेज तक। ठीक है, ये IFFM अवार्ड्स किसके लिए मिले हैं, मूवी है होम बाउंड, यही क्लोजिंग फिल्म भी थी। डायरेक्टर नीरज है इसके होम बाउंड के। एक्टर कौन है, मेलबर्न की बात हो रही है तो यहाँ पर अभिषेक बच्चन है, आई वांट टू टॉक, और यहाँ पर गीता कैलासम है, अंगमल। आमिर खान को एक्सीलेंट सिनेमा अवार्ड मिला है, याद रखना ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है। ठीक है, तो अभिषेक बच्चन, गीता, यहाँ पर नीरज गावन और ये होम बाउंड। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर कुछ चीजें मैं शेयर कर दिया होंगी। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो पिंड कमेंट है उसमें देख सकते हैं, आपको कैसे एक्सेस करना है, कैसे परचेज करनी है पता चल जाएगा। इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पर ही @itchmish पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।